नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल सोनी एक बार फिर से संभवी आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हमने ब अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्ज़ाम्स को देखते हुए जैसे एमपीपीएससी की परीक्षा, एमपीएसआई की परीक्षा, एमपी कांस्टेबल, आरआरबी की परीक्षा को देखते हुए एक अपने चैनल पे सीरीज़ शुरू की थी, जिसमें हम साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जैसे और जो बायो के तहत जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उनको हम हल कर रहे थे। हमने अपनी पिछली क्लासेस में बहुत सारे टॉपिक्स को हल कर लिया है और बहुत सारे अच्छे-अच्छे टॉपिक जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, ये जितने भी टॉपिक्स हुए हैं, ये आपको हमारे चैनल का जो प्लेलिस्ट का सेक्शन है, वहाँ पर जब आप वहाँ पर देखेंगे तो अंशुल सर बायोलॉजी की क्लासेस के नाम से आपको ये चैनल के जितने भी प्लेलिस्ट हैं वो मिल जाएँगे। वहाँ पर जाकर के आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसी तरह से यदि आपको इनसे संबंधित कोई पीडीएफ चाहिए है, तो वो भी संभवी आईएएस के टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल सकती है। आज अपनी इस सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हमें असंक्रामक व अन्य रोगों के बारे में चर्चा करना है। जब हम इन रोगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कल भी हमने इससे संबंधित एक वीडियो अपलोड किया था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू आने की वजह से, माइक वगैरह में कुछ इश्यू आ गया था, उसकी वजह से बीच में वो आवाज़ चली गई थी। हमारे कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो चुके थे। आज हमको उन्हीं क्वेश्चंस में आगे की तरफ बढ़ना है और उन्हीं क्वेश्चंस में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए, ये जो है, ये हमारे क्वेश्चंस जो हैं लगभग, हाँ, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय बीच में ही आवाज़ चली गई थी। यहीं से आज हमको फिर से इसे हल करना शुरू करना है। क्वेश्चन है हमारा कि मीना-माटा रोग का कारण क्या है? यहाँ पर हमसे मीना-माटा रोग के कारण के बारे में चर्चा की गई है कि आखिरकार ये क्या है? सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि मीना-माटा रोग है क्या? देखिए, जापान में सबसे पहले यह रोग फैला था। जापान में 1950 के दशक में, लगभग 1950 के दशक में यह रोग फैला था। दरअसल वहाँ पर जो उद्योग वगैरह लगे हुए थे, औद्योगिक इकाइयाँ थीं, वहाँ से कुछ अपशिष्ट पदार्थ निकलते थे और उन अपशिष्ट पदार्थों के निकलने से वहाँ पर एक अपशिष्ट पदार्थ था जिसको कहते हैं मिथाइल मरकरी। मिथाइल मरकरी, ये याद रखिएगा, ये मिथाइल मरकरी, या कभी-कभी एग्ज़ाम्स में केवल मरकरी लिखा आता है, लेकिन आप पूरा-पूरा मिथाइल मरकरी याद रखें। अपशिष्ट पदार्थों में से एक पदार्थ निकलता था मिथाइल मरकरी, जो वहाँ पर पानी में मिल गया। पानी मतलब जो जलीय जंतु वगैरह पाए जाते हैं, उनमें मिल गया, ड्रिंकिंग वाटर वगैरह होगा, उसमें मिल गया होगा। जब वो जलीय जंतुओं को इंसानों ने खाया, जैसे मछली वगैरह के शरीर में यदि वो मिथाइल मरकरी चला गया है और बाद में जब इंसानों ने उस मछली वगैरह को खाया, तो उनके शरीर में भी इसके इफ़ेक्ट दिखाई दिए और बहुत सारे रोग पैदा होने लगे, जिसको कहा गया मीना-माटा रोग। ये क्या है? ये सीधे तौर पर यदि देखा जाए तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब हमारे तंत्रिका तंत्र के मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड को इफ़ेक्ट करता है। ये एक तरह का न्यूरोटॉक्सिन है। ये भी हमें पता होना चाहिए कि मिथाइल मरकरी जो होता है, वो एक तरह का न्यूरोटॉक्सिन होता है। ये क्या होता है? ये एक तरह का न्यूरोटॉक्सिन होता है। तो न्यूरोटॉक्सिन होने की वजह से इसने बहुत सारे लोगों को रोगी किया, लोगों के ब्रेन पर, स्पाइनल कॉर्ड पर असर दिखाया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये प्रभावित करता था सीधे तौर पर। इसकी वजह से लोगों को नर्वस सिस्टम से संबंधित बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ा। इतनी डिटेल हमने जानी है मीना-माटा रोग के बारे में। अब ये देखते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन में ऐसा कुछ कहाँ पर लिखा हुआ है। ऑप्शन ए लिखा हुआ है कैडमियम प्रदूषण, ये बिल्कुल नहीं है। लेड प्रदूषण, ये भी नहीं है। ये जो ऑप्शन सी लिखा हुआ है जिसे हम कह रहे हैं मरकरी प्रदूषित जल, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। मरकरी प्रदूषित जल मतलब जब मरकरी जल में मिल जाती है, हमने यहाँ पर देखा ना, वहां मिथाइल मरकरी मिला हुआ था। मिथाइल मरकरी जब जल में मिल जाएगी तब जाकर के मीना माटा रोग होगा। ये ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन लगे हाथ हम कुछ और रोगों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं जो कि एग्जाम वगैरह में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये तो एक हो गया मीना माटा रोग। तो यदि पूछा जाए कि मीना माटा रोग किससे हो रहा है, तो हम ये बताएंगे कि यह मिथाइल मरकरी से होता है। यह होता है मिथाइल मरकरी से। और साथ ही साथ में यदि देखा जाए मीना माटा रोग के बाद में और कौन सा रोग होता है, तो और रोग यदि देखें तो हमें एक रोग होता है जिसको कहते हैं इटाई इटाई। ये रोग के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। हड्डियों को प्रभावित करेगा, ये हमारे बोन्स को प्रभावित करता है। रोग का नाम है इटाई इटाई। किसकी वजह से होता है? तो यह होता है कैडमियम की वजह से। इतना हमें पता होना चाहिए।
अब और कौन सा रोग हो सकता है? तो एक रोग होता है जिसको कहा जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसको कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि आखिरकार ये ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो क्या है। देखिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में सामान्य तौर पर लिखा हुआ आता है नाइट्रेट। ये लिखा आएगा नाइट्रेट। लेकिन अब एग्जाम्स में इससे आगे बढ़कर के भी एक ऑप्शन आने लगा है जिसे सही माना जाता है। नाइट्रेट के अलावा यहां पर एक और चीज लिखी आती है जिसे कहते हैं मिथेमोग्लोबिन। यदि यहां पर मिथेमोग्लोबिन लिखा हुआ है तो ये ज्यादा सटीक आंसर माना जा सकता है, इतना हमें पता होना चाहिए। एक रोग होता है जिसको हम कहते हैं मीना माटा हो गया, इटाई इटाई हो गया, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो गया। एक होता है जिसको हम कहते हैं नॉक नी सिंड्रोम, जिसे कहा जाएगा नॉक नी सिंड्रोम। अब ये नॉक नी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? नॉक नी सिंड्रोम होता है फ्लोराइड की वजह से। किसकी वजह से होगा? फ्लोराइड की वजह से होगा। फ्लोराइड यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति के शरीर में जाएगा तो ऐसी कंडीशन में फ्लोराइड की वजह से क्या होगा, उस व्यक्ति के घुटने जो है वो करीब करीब आने लगते हैं, तो घुटनों को प्रभावित करेगा, हड्डियों से संबंधित है ये। इतनी बीमारियों के बारे में सामान्य तौर पर हमें पता होना चाहिए। कल भी हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू थे, माइक वगैरह जो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा था, उसकी वजह से ये प्रश्न जो है वो नहीं हो पाए थे। आगे बढ़ रहे हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कौन सा प्रदूषण नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? देखिए, अभी हमने इसके बारे में चर्चा की है कि आखिरकार ये किसकी वजह से होता है। अभी हमने सारे क्वेश्चंस को यहां पर देखा था। ऑप्शन ए लिखा हुआ है फ्लोराइड, ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। फ्लोराइड की वजह से क्या होता है? तो फ्लोराइड की वजह से नॉक नी सिंड्रोम होता है, ये अभी हम देख चुके हैं। क्या होगा इसकी वजह से? तो घुटने जो होते हैं व्यक्ति के, दोनों घुटने जो है वो करीब आने लगते हैं, आपस में जुड़ने की स्थिति में आने लगते हैं, जबकि उसके तलवे बिल्कुल उसी जगह पर होते हैं। ऐसा माना जाता है कि तलवे एक ही जगह पर होंगे लेकिन दोनों घुटने बहुत करीब आने लगेंगे, तो इसको हम कहते हैं नॉक नी सिंड्रोम। फ्लोराइड की वजह से होता है। यदि मान लीजिए पानी में जितने फ्लोराइड की आवश्यकता होनी चाहिए उससे ज्यादा फ्लोराइड है, तो ऐसी कंडीशन में यह रोग हो सकता है। अब मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कल भी हमने ये प्रश्न दिया था, कमेंट सेक्शन में आप इसे बताइए कि WHO के अनुसार, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, फ्लोराइड की अधिकतम मात्रा कितनी मानी गई कि हाँ भाई इतना यदि फ्लोराइड है तो वो चल जाएगा और उसकी वजह से किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। कितने mg प्रति लीटर फ्लोराइड को मान्यता दी गई है मैक्सिमम, कि इतना फ्लोराइड यदि होगा तो कोई नुकसान नहीं होगा, इतना अनुशंसित किया है, इतना फ्लोराइड होना चाहिए। ये आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ये अच्छा प्रश्न है, ये कई बार पूछा भी जाता है। और नॉर्मली जो होता है भारत में कितना, यह भारत में कितना पाया जाता है, भारत सरकार ने कितना किया, इनसे संबंधित प्रश्न भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। ये बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अगला लिखा हुआ, रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होगा? देखिए, दो ऑप्शन यहां पर कंफ्यूज कर सकते हैं। ये ऑप्शंस को तो आप एलिमिनेट कर दोगे, आयरन और लेड को एलिमिनेट कर दोगे। यदि हम फंसेंगे तो यहां पर किसमें फंसेंगे? यहां पर मिथेमोग्लोबिन और साथ ही साथ में नाइट्रेट में हम यहां पर फंसेंगे कि मिथेमोग्लोबिन क्या होता है और नाइट्रेट क्या होता है। यदि यहां पर ये मिथेमोग्लोबिन ना लिखा हो तब उसका आंसर नाइट्रेट बिल्कुल सही होगा, लेकिन यदि नाइट्रेट के साथ में मिथेमोग्लोबिन लिखा है तब ज्यादा सटीक आंसर ऑप्शन सी कहलाएगा, जो कि मिथेमोग्लोबिन। अब ये आखिरकार क्यों है? देखिए, जब कभी भी हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के साथ में नाइट्रेट क्रिया करता है, जब ये नाइट्रेट क्रिया करेगा तो आगे नाइट्राइट वगैरह भी बनाते हैं, लेकिन हम यदि मान लीजिए सामान्य तौर पर देखें तो हीमोग्लोबिन के साथ में जब नाइट्रेट क्रिया करेगा तो फिर ये बनाता है मिथेमोग्लोबिन। ये बनाता है मिथेमोग्लोबिन। तो कारक कौन है यदि आपसे पूछा जाए, कारण क्या है, तो नाइट्रेट उसका कारण है, लेकिन एट द एंड किस यौगिक की वजह से वो हो रहा है, तो वो हो रहा है मिथेमोग्लोबिन की वजह से हो रहा है। मिथेमोग्लोबिन की वजह से ही ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। अब ये आखिरकार होता क्या है? जब ये यौगिक बन जाता है जिसको हम कहते हैं मिथेमोग्लोबिन, तो ऐसी कंडीशन में रक्त में जो हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन को बांधने की और ऑक्सीजन को कैरी करने की क्षमता थी वो कम हो जाएगी। ये मिथेमोग्लोबिन में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि ये ऑक्सीजन को बांध सके।
या तो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो करवा सके। तो ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से जो बच्चा होता है उसका शरीर ब्लू कलर का हो जाएगा, नीले रंग का दिखाई देने लगेगा और इसीलिए इसको कहा जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। दोनों आंसर देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये इसका बिल्कुल सही आंसर है मिथाइमोग्लोबिन, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये एक बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और इसका आंसर भी उन्होंने सी ही माना था। और जहां तक मुझे याद आ रहा है ये एमपीपीएससी की शायद 2014 या 2015 की परीक्षा के आसपास ये प्रश्न जो है वो पूछा गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। और इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, ये जहाँ पर 1 या 2 ऑप्शन जो है सही होने की संभावना होती है, यहाँ पर स्टूडेंट्स को अपने स्वविवेक के आधार पर भी आंसर को टिक करना होता है। अपने विवेक का भी उपयोग करना होता है। मिथाइमोग्लोबिन जो है ज़्यादा सटीक आंसर है। नाइट्रेट भी है, यदि नाइट्रेट ये मिथाइमोग्लोबिन ना दिया हो, तो फिर आप नाइट्रेट को टिक करेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी जो है ज़्यादा सटीक आंसर मिथाइमोग्लोबिन है और अलग-अलग परीक्षाओं में जहाँ पर ये पूछा गया, दोनों ऑप्शन यदि थे तो मिथाइमोग्लोबिन को सही माना गया। फिर भी हम ये कहते हैं कि आप भी इसके बारे में पढ़ें, अपने स्वविवेक से भी निर्णय लें। ये बिल्कुल सही है। और कुछ यदि इसमें देखा जाए, हाँ ठीक है, इतनी जानकारी जो है हमने इसके बारे में देखी है, मिथाइमोग्लोबिन के बारे में हमने इसके बारे में देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है हमारा, ओसीडी का पूर्ण रूप क्या होता है? मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इसका नाम होता है और देखते हैं कि आखिरकार ये कहाँ पर लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है ऑप्शन डी पर, ये देखिए ये लिखा हुआ है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये ओसीडी का पूरा नाम होता है। अब आखिरकार ये होता क्या है? देखिए यदि मान लीजिए ये एक तरीके का देखा जाए तो वहम आप इसे कह सकते हैं। ऐसा वहम जो किसी व्यक्ति को कोई काम बार-बार करने के लिए प्रेरित करता है, जबकि उसे पता है कि वो काम वो कर चुका है। जैसे यदि मान लो इसके सिंपल एग्जांपल देखा जाए, किसी व्यक्ति ने गाड़ी को लॉक किया, तो लॉक करने के बाद भी वो उसे बार-बार चेक करेगा कि आखिरकार गाड़ी लॉक हुई है कि नहीं, हैंडल को चेक करेगा। आप घरों में ताला लगाते हो, तो ताला लगाते समय आप उस ताले को बार-बार खींच के देखोगे कि वो ताला लगा है कि नहीं लगा है। ये भी एक तरह की ओसीडी है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसी चीज़ें बैठ जाती हैं कि किसी सतह को छूने पे, किसी सरफेस को छूने पे उनके हाथ जो है वो संक्रमित हो सकते हैं, इन्फेक्टेड हो सकते हैं। यदि वो किसी दरवाजे के हैंडल को छुएँगे तो जाकर के अपने हाथों को धोएँगे। किसी और सरफेस को छुएँगे तो वो अपने जाकर के अपने हाथों को सैनिटाइज़ करेंगे। तो ये भी एक तरह का ओसीडी ही है। हाथ तो धोएँगे तो बहुत ज़्यादा देर तक हाथ धोएँगे, पता चला 5 मिनट 10 मिनट तक वो हाथ ही धो रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये एक तरह का ओसीडी है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। घर से बाहर निकलते समय यदि आप बार-बार जाकर के गैस का स्टोव चेक कर रहे हो, कि गैस का स्टोव बंद है कि नहीं, जबकि आप ऑलरेडी एक बार पहले कर चुके हो, लेकिन फिर भी आप अपने मन को तसल्ली देने के लिए 4-4 5-5 बार जाके चेक कर रहे हो और आपके मन में इस तरह का डर लग रहा है कि यदि हमने ऐसा नहीं किया तो कोई बड़ी दुर्घटना हो ही सकती है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से आपको परेशान कर रही हैं, इनको कहते हैं ओसीडी, मतलब जिसे हम कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये है, तो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। और भी इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जो सिंपल उदाहरण हो सकते थे आपको समझाने के लिए, वो मैंने आपको बताएँ। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है हमारा, फुफ्फुस धूलिमयता, मतलब जिसे हम कहते हैं न्यूमोकोनियोसिस, ये आखिरकार क्या है? न्यूमोकोनियोसिस से श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कार्य करते हैं। यहाँ पर ये पूछा गया है कि ऐसे कौन से श्रमिक हैं जो न्यूमोकोनियोसिस से प्रभावित होते हैं? तो देखिए, क्या वो चर्म शोधनशालाओं में काम करने वाले श्रमिक हो सकते हैं? नहीं। कोयला खनन उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक हो सकते हैं? बिल्कुल सही। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऐसे लोग जो कि कोयला खनन उद्योगों में काम करते हैं, कोल माइनिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, ऐसे लोगों को यह रोग हो सकता है जिसको हम कहते हैं न्यूमोकोनियोसिस, या फिर जिसे कहा जाएगा फुफ्फुस धूलिमयता। दरअसल होता क्या है कि ऐसे लोग जब सांस लेते हैं ऐसे किसी क्षेत्र में, तो बहुत सारे पॉल्यूटेंट, धूल के कण, ये सब कुछ उनके शरीर के अंदर चले जाते हैं और उनके लंग्स को प्रभावित करेंगे। उनके लंग्स में ये सारी चीजें इकट्ठा होंगी, तो उनको बहुत सारी बीमारी वगैरह हो सकती है। धूल के कणों का सांस के साथ में अंदर जाने से यह रोग होगा। कोयला खनन क्षेत्रों में ऐसी धूल के कण जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से इस तरह की बीमारी जो है वो हो सकती है। इसके बारे में बिल्कुल डी जो है वो बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो है 2 बीमारियां और हमें पता होना चाहिए। एक होता है जिसको कहते हैं सिलिकोसिस,
ये भी पता होना चाहिए। सिलिकोसिस क्यों होता है? तो ये होता है, सिलिका यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति धूल के कणों में एक्सेप्ट कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी ऐसी जगह पे काम कर रहा है जैसे कोई खनन उद्योग है, जहाँ पे सिलिका वगैरह बहुत ज़्यादा जो है हवा में पाया जाता है, और जब वो साँस ले रहा है तो उसके उसके साथ में सिलिका भी उसके लंग्स में जा रही है, उसके शरीर के अंदर जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में जो रोग हो सकता है उसे हम कहते हैं सिलिकोसिस। उसके अलावा एक रोग होता है जिसको कहा जाता है एस्बेस्टोसिस, जिसको कहते हैं एस्बेस्टोसिस। अब ये एस्बेस्टोसिस क्या होता है? यदि एस्बेस्टस फाइबर को यदि एस्बेस्टस फाइबर को बहुत ज़्यादा सांस के ज़रिए शरीर में अंदर लिया जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो रोग होता है उसे हम कहते हैं एस्बेस्टोसिस। इतना भी हमें पता होना चाहिए, सिलिकोसिस के बारे में भी पता हो और साथ ही साथ में एस्बेस्टोसिस के बारे में भी हमें पता हो। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। कोयला खनन उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों में ये रोग होता है। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा, एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही सामान्य सा कॉमन सेंस वाला प्रश्न है कि आखिरकार इसकी वजह से क्या हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को कोई एलर्जी है, पहले ये समझ लेते हैं कि एलर्जी, कैसी एलर्जी की बात की जा रही है। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई छोटी-छोटी चीज़ों से एलर्जी होती है, जैसे पराग कणों से, जिसे हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं, उससे एलर्जी हो सकती है। धूल के कणों से एलर्जी हो सकती है, जो मान लीजिए कोई धूल के कण सांस के ज़रिए हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारी जो इम्यूनिटी होती है, उसके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा आक्रामक होकर के रिस्पॉन्स करती है। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं एलर्जी। और इसकी वजह से कौन-सा रोग हो सकता है? तो क्या डायबिटीज़ होगा? बिल्कुल नहीं, डायबिटीज़ का संबंध अलग है। कॉलेरा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, कॉलेरा का संबंध भी अलग है। ये जो रिंगवॉर्म लिखा है, ये भी नहीं। ये जो ऑप्शन डी लिखा हुआ है अस्थमा, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। हमारे श्वसन नाल के सूज जाने से या उसमें किसी तरह के इन्फेक्शन होने से जो बीमारी होती है, उसे कहते हैं अस्थमा। और क्यों होता है? एलर्जी की वजह से होता है। जब कभी भी एलर्जी होगी, तो ऐसी कंडीशन में हमारी इम्यूनिटी उन एलर्जन के प्रति बहुत ज़्यादा अटैकिंग मोड पे काम करेगी, और उसकी वजह से होगा ये कि श्वास नली में सूजन आएगी, और उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत वगैरह हो सकती है। और भी बहुत सारे दूसरे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो एट द एंड रिजल्ट आता है वो अस्थमा इसका कारण हो सकता है। अस्थमा होता है आपके एलर्जी की वजह से, और जब बहुत ज़्यादा एलर्जी बढ़ जाती है, तब ये अस्थमा के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। डायबिटीज़ किसकी वजह से होता है? बिल्कुल शॉर्ट में इसके बारे में रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमारे अग्नाशय में, ये कई बार बता चुका हूँ मैं इससे पहले की सीरीज़ में, अग्नाशय में क्या पाया जाएगा? लैंगर-हैंस की दीपिका पाई जाएगी। लैंगर-हैंस की द्वीपिका। और लैंगर-हैंस की द्वीपिका क्या काम करेगी? यहाँ पर इसमें खास तरह के सेल पाए जाते हैं जिसको कहते हैं बीटा सेल, और बीटा सेल रिलीज़ करते हैं इंसुलिन को। यदि ये इंसुलिन ठीक तरीके से रिलीज़ ना हो, या तो बॉडी इस इंसुलिन का ठीक तरीके से उपयोग ना करे, तो ऐसी कंडीशन में हो सकती है डायबिटीज़। हैजा किसकी वजह से होता है? तो हैजा के बारे में यदि हम देखें, तो विब्रियो कॉलेरी नाम की वजह से होता है। ये किसकी वजह से होता है? विब्रियो कॉलेरी की वजह से होता है। पिछले जब हमने ये वायरस वगैरह के क्या बोलते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, इनसे संबंधित जब हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, तब हम ये सबके बारे में चर्चा कर चुके हैं। रिंग वॉर्म के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। इनसे संबंधित वीडियोस को आप ज़रूर जाकर के देखिए। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको ये दिखाई देगा। अंशुल सर बायोलॉजी के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें सारे टॉपिक जो है हमने सॉल्व किए हैं। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पैरासोमनिया, पैरासोमनिया नामक विकार का दूसरा नाम क्या है? पैरासोमनिया आखिरकार होता क्या है? देखिए, पैरासोमनिया क्या होगा? क्या ये रतौंधी होगा? बिल्कुल नहीं। हमने देखा था विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। हमारी आंखों में एक रोडोप्सिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है रेटिना में, जब वो ठीक तरीके से नहीं बनता, तब जाके रतौंधी होता है। वॉमिट भी बिल्कुल गलत आंसर है। ये जो ऑप्शन सी लिखा हुआ है, जिसे कहा गया है स्लीप वॉकिंग, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। स्लीप वॉकिंग जो होता है, वो इसका बिल्कुल सही आंसर होता है। पैरासोमनिया की वजह से क्या होगा? स्लीप वॉकिंग होगी। मतलब व्यक्ति को नींद में चलने की बीमारी होगी, नींद में बात करने की बीमारी होगी, और नींद में ही जैसे वो कोई बुरे सपने देख रहा है, नींद में चिल्ला रहा है, इस तरह की जो बीमारियां होती हैं, उसे हम कहते हैं पैरासोमनिया। स्लीप वॉकिंग इसका एक एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा,
इटाई इटाई रोग किसके दीर्घकालिक विषाक्तता से होता है? इसके बारे में तो अभी हमने चर्चा की है। बिल्कुल, अभी कुछ क्वेश्चंस पहले हमने इस तरह के पूरे रोगों के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था कि आखिरकार वो किन की वजह से होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जरा मरकरी की वजह से क्या हो सकता है? तो मरकरी की वजह से तो हमने देखा था कि मीना-माटा नाम का रोग होता है। ये कहाँ पर होता है? मीना-माटा नाम का रोग होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। निकेल, ये भी इसका आंसर नहीं है। ये जो ऑप्शन सी लिखा हुआ है कैडमियम, ये है इसका बिल्कुल सही आंसर। कैडमियम की वजह से इटाई-इटाई नाम का रोग होता है। और क्या होता है इसमें? ये हमारी हड्डियों को प्रभावित करेगा, ये हमारे बोन को प्रभावित करेगा और साथ ही साथ में किसको प्रभावित करेगा? तो ये हमारी किडनी को भी प्रभावित कर सकता है। क्या करता है ये? तो ये हमारे जो बोन होता है उसमें जो कैल्शियम पाया जाता है, उस कैल्शियम को रिप्लेस करने लगता है और कैल्शियम को रिप्लेस करने की वजह से इस रोग में हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं और बहुत ही दर्दनाक फ्रैक्चर वगैरह होने लगते हैं। तो हड्डियों को इस तरीके से प्रभावित करेगा ये कैडमियम। रोग का नाम क्या है? तो रोग का नाम है इटाई-इटाई, ये भी हमें पता है। इटाई-इटाई किसकी वजह से? कैडमियम की वजह से। किसको प्रभावित कर रहा? बोन को और किडनी को। इतनी जानकारियाँ होनी चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर लिखा हुआ है ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? मतलब ब्राइट्स रोग जो होता है वो शरीर के किस भाग से संबंधित है, इतना हमें देखना है इस प्रश्न में। देखिए, ब्राइट्स रोग यदि देखा जाए तो ये बहुत सारी बीमारियों का हम इसे कॉम्बिनेशन की तरह कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ जो डिसीज होती है उनको कह सकते हैं। और ये पूरी ग्रुप ऑफ डिसीज संबंधित होती है किडनी से, ये याद रखिए। किडनी से संबंधित जो भी रोग, मतलब बहुत से रोग होते हैं, उनको ब्राइट्स रोग की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये जो शब्द लिखा हुआ है ब्राइट्स रोग, वो किससे संबंधित होगा? किडनी से संबंधित होगा। स्प्लीन, हार्ट और लीवर से संबंधित नहीं है। ब्राइट्स रोग का सीधे तौर पर रिलेशन होता है किडनी से। सरल प्रश्न है। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निक्टोफोबिया का भय क्या होता है? आखिरकार यदि पूछा जाए कि निक्टोफोबिया किस चीज का भय है, ये हमें बताना है। किसका भय हो सकता है ये? क्या ये पक्षियों का भय है, जंतुओं का भय है, प्रकाश का भय है? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, निक्टोफोबिया जो होता है वो अंधेरे का भय होता है। ये किसका भय होता है? अंधेरे का भय। ऐसा व्यक्ति जिसको अंधेरे से डर लगता हो या तो उसको डार्कनेट से भय लगता हो, उसको कहते हैं। यहां पर एक वर्ड यूज किया गया निक्टोस। इस निक्टोस का मतलब क्या होता है? इस निक्टोस का मतलब होता है रात, या तो इसे कहा जाए अंधेरा, कम रोशनी, ये सब कुछ कहा जाएगा इसको। तो निक्टोस का मतलब क्या होगा? निक्टोस का मतलब होता है रात या तो अंधेरा। किस भाषा का शब्द है ये? तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस भाषा का शब्द है। निक्टोस जो होता है उसका मतलब होता है रात या तो अंधेरा। ऐसे व्यक्ति को रात के समय में या तो किसी डार्क प्लेस हो, कोई अंधेरा हो, वहां पर उसको बहुत ज्यादा डर लगता है। बाकी के ऑप्शन पर भी चर्चा कर लेते। पक्षियों का भय लिखा हुआ है, इसको कहते हैं ऑर्निथोफोबिया। ये भी जानकारी होनी चाहिए। पक्षियों के भय को क्या कहा जाएगा? तो उसे हम कहते हैं ऑर्निथोफोबिया। ऑर्निथोफोबिया मतलब ऐसे व्यक्ति को पक्षियों को देख के डर लगेगा, बर्ड्स को देख करके डर लगेगा। जंतुओं वाला, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ज़ूफोबिया। इसे कहा जाता है ज़ूफोबिया कहा जाता है। ये वाला देखा जाए प्रकाश का, तो प्रकाश वाले फोबिया को हम कहते हैं फोटोफोबिया। मतलब ऐसे व्यक्ति को लाइट से, प्रकाश से बहुत ज़्यादा डर लगेगा। एक है जिसको हम कहेंगे ऑर्निथोफोबिया, एक है जिसको हम कहेंगे ज़ूफोबिया, एक है जिसको हम कहेंगे फोटोफोबिया। बाकी चीज़ों के बारे में हमने देख लिया है। एक होता है जिसको कहते हैं एक्रोफोबिया और एक होता है जिसको कहते हैं एगोराफोबिया। ये भी देख लीजिए जरा, इनके बारे में भी थोड़ा-थोड़ा देख लीजिए। एक होता है जिसको हम कहते हैं एक्रोफोबिया। ये क्या है? यदि किसी व्यक्ति को ऊंचाई से डर लगता है, काफी ज्यादा ऊंचाई पर जाने से डर लगता है, ऊंची बिल्डिंग पर जाने से डर लगता है, यदि किसी ऊंचे प्लेस पर चला गया तो वहां पर जाने से यदि किसी व्यक्ति को डर लगेगा तो उसे कहा जाता है एक्रोफोबिया। और साथ ही साथ में एक लिखा हुआ एगोराफोबिया। एगोराफोबिया क्या होता है? यदि किसी व्यक्ति को भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से डर लगेगा। एक होगा जिसे कहा जाएगा एगोराफोबिया। एगोराफोबिया का मतलब ये है
कि यदि किसी व्यक्ति को भीड़-भाड़ वाली जगह में जाने से डर लगेगा, तब जाकर के क्या होगा, उसे एगोराफोबिया होगा। ज़्यादा लोगों के बीच में नहीं रह सकता, जहाँ कहीं पर भी भीड़ होगी तब जाकर के उसे डर लगने लगेगा। तो इतने सारे फ़ोबिया जो हैं वो सामान्य तौर पर पता होने चाहिए हमको। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, इसका जो आंसर है वो तो ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन-सा सही वर्ग सुमेलित है? कि ऐसा कौन-सा वर्ग है जो बिल्कुल सही तरीके से सुमेलित है? यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है डिप्थीरिया, न्यूमोनिया और कुष्ठ। क्या यह लिंग सहलग्नक रोग हैं? बिल्कुल नहीं। डिप्थीरिया तो बिल्कुल भी नहीं। ये जो है लिंग सहलग्नक रोग नहीं है। ऑप्शन बी लिखा हुआ है एड्स, सिफिलिस और सुजाक। तो एड्स जो होता है वो किसकी वजह से होता है? ये होता है वायरस की वजह से। और यहाँ पर सिफिलिस और सुजाक किसकी वजह से होते हैं? तो ये होते हैं बैक्टीरिया की वजह से। तो ये यहाँ पर होगा बैक्टीरिया की वजह से। और इसकी मैचिंग किससे की गई है? यहाँ पर पूछा गया कि क्या यह जीवाणुजन्य है, मतलब क्या यह बैक्टीरियल है? तो बैक्टीरियल केवल सिफिलिस है और केवल सुजाक है। ये यहाँ पर ये जो एड्स लिखा गया है ये बैक्टीरियल नहीं है। ठीक है, ये बैक्टीरियल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अगला लिखा हुआ है वर्णांधता, हीमोफीलिया और दात्र कोशिका अरक्ता। ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। ये है बिल्कुल इसका सही आंसर, जिसको हम कहते हैं वर्णांधता, हीमोफीलिया और दात्र कोशिका अरक्तता का मतलब होता है सिकल सेल एनीमिया। एमपीपीएससी के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये हमें पता होना चाहिए। मैं जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे कहूंगा कि सिकल सेल एनीमिया को बहुत अच्छे से पढ़िए और खास तौर पर एमपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बहुत पढ़िए। इससे बहुत ज्यादा प्रश्न आने के चांसेस है सिकल सेल एनीमिया से। ये जो है अभी पिछले कुछ दिनों में इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा होने लगी है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है ये। इसमें क्या होता है सिकल सेल एनीमिया में कि व्यक्ति के जो ब्लड के आरबीसी होते हैं, उनका आकार हंसिए की तरह हो जाता है और वो आपस में फँसने लगते हैं, आपस में गुथने लगते हैं, तो उसमें व्यक्ति को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो ये जो तीनों के तीनों लिखे हुए ये कैसे हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब जिसे हम कहेंगे आनुवांशिक विकार है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी देखिए पोलियो लिखा हुआ है और साथ ही साथ में लिखा हुआ है जापानी बी इंसेफेलाइटिस लिखा हुआ है। ये दोनों किसकी वजह से होते हैं? ये दोनों होते हैं वायरस की वजह से। ये होंगे वायरस की वजह से। ये लिखा हुआ है प्लेग, ये अलग चीज़ है। प्लेग जो है वो क्या बोलते हैं, पिस्सुओं के काटने से होता है, चूहों के ऊपर पाया जाता है, ये बहुत अलग चीज़ है। तो इसमें यहाँ पे केवल लिखा है विषाणुजन्य, तो ये भी आंसर जो है सही नहीं है। ये भी आंसर सही नहीं है। ऑप्शन सी सही है। वर्णांधता, मतलब जिसे हम कहेंगे कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें व्यक्ति कुछ खास कलर को देखने में असक्षम होता है, देख नहीं पाता। हीमोफीलिया, जिसमें व्यक्ति के शरीर में ब्लड क्लॉट नहीं बनता। और सिकल सेल एनीमिया, जिसमें आरबीसी का आकार जो है वो हंसिए के आकार का हो जाता है। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है नियंत्रण के लिए। कि आखिरकार इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाएगा? देखिए, इंटरफेरॉन सबसे पहली चीज होती क्या है ये हमें समझना है। जब हमारी कोशिकाएं वायरस के विरोध में एक खास पदार्थ को बनाती हैं तो उस पदार्थ को कहते हैं इंटरफेरॉन। और इंटरफेरॉन क्या काम करता है? ये हमें उस स्थिति से लड़ने में मदद करेगा, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करेगा। और इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो ये जो ऑप्शन ए लिखा हुआ है कैंसर से लड़ने में, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। इंटरफेरॉन का उपयोग कैंसर से लड़ने में भी किया जा रहा है। लेकिन यदि बात की जाए मधुमेह, बिल्कुल नहीं, दवाइयाँ वगैरह दी जाती हैं। जीवन शैली में सुधार किया जाता है। टीबी लिखा हुआ है, ये भी इसका बिल्कुल आंसर जो है नहीं है। इसके लिए डॉट्स की दवाइयाँ दी जाती हैं, बीसीजी का टीका लगाया जाता है। और टाइफॉइड लिखा हुआ है, ये होता है साल्मोनेला टाइफी की वजह से, इसके लिए भी दवाइयाँ वगैरह दी जाती हैं, वो सारी चीज़ें अलग है। तो ऑप्शन ए जो है, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी कर सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि आखिरकार इनमें से ऐसा क्या है जो कर्क रोग को पैदा भी कर सकता है, मतलब कैंसर होने का कारण भी है और उसके ठीक होने पर मतलब ठीक होने पर भी मदद कर सकता है। इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। एक एक ऑप्शन को ध्यान से देखिए जरा।
क्या इसका आंसर तंबाकू हो सकता है? तंबाकू कैंसर होने का कारण हो सकता है, लेकिन कैंसर को ठीक करने का कारण तो कभी नहीं सुना हमने। ये इसका आंसर नहीं हो सकता है। अल्कोहल, इनकी वजह से भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ठीक करने में तो कभी नहीं सुना। ये लिखा हुआ है आयनिक विकिरण, ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। आयनिक विकिरण मतलब आयनिक विकिरण का सिंपल एग्ज़ाम्पल होता है, जैसे होता है एक्स-रेज़, साथ ही साथ में जो एक होता है जिसको हम कहते हैं गामा किरणें या फिर जिन्हें हम कहते हैं गामा रेज़। तो ये जो एग्ज़ाम्पल हैं, ये है आयनिक विकिरण के। यदि कोई व्यक्ति लगातार इनके कॉन्टैक्ट में रहे, तो उस व्यक्ति को कैंसर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है उस व्यक्ति को कैंसर। लेकिन जब कैंसर का उपचार किया जाता है और तब उस कंडीशन में एक्स-रे, गामा रेज़ का नियंत्रित और सही तरीके से उपयोग किया जाए उन कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने के लिए, तो कैंसर को खत्म करने में भी ये मदद करता है। तो आयनिक विकिरण जो है वो कैंसर को कर भी सकता है और कैंसर को खत्म करने में भी मदद करता है। ये ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला लिखा हुआ है पराबैंगनी किरणें, जिसे कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेज़। ये कैंसर के होने का कारण हो सकता है, लेकिन ठीक होने के बारे में तो कभी भी ऐसा सुना नहीं गया है। ये इसका आंसर नहीं है, ठीक नहीं कर सकता ये। कैंसर होने का कारण ज़रूर हो सकता है। चलिए, आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन अब आगे बढ़ रहे हैं, यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस एक अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है? यदि मान लीजिए यूरिन में एल्बुमिन आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या फेल हो सकता है? हाँ, चलिए, ऐसी कंडीशन में क्या लीवर फेल होगा? बिल्कुल नहीं। हार्ट, ये भी संकेत नहीं है। स्प्लीन, ये भी संकेत नहीं है। ये जो ऑप्शन बी लिखा हुआ है वक्र या फिर जिसे कहा वृक्क या तो जिसे कहा जाएगा किडनी, ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। देखिए, किडनी का काम ये होता है कि जितने अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना, साथ ही साथ में जो प्रोटीन है और साथ में जो उसमें भी विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो एल्बुमिन है, उनको हमारे रक्त में वापस भेजने का काम करना, ताकि वो यूरिन के रास्ते बाहर ना निकल सकें। अब यदि मान लीजिए कि वो किडनी जो है अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रही है और यूरिन में एल्बुमिन आ रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि किडनी जो है वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है, तभी जाकर के यूरिन में एल्बुमिन जो है रिलीज हो रहा है। किडनी के खराब होने की संभावना यहाँ पर हो सकती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न हमारा सिलिकोसिस एक है। सिलिकोसिस क्या है? क्या हो सकता है सिलिकोसिस? तो देखिए, सिलिकोसिस के बारे में हमने ये देखा कि सिलिकोसिस क्या है? सिलिकोसिस की वजह से हमने ये देखा था अभी कि ऐसे लोग जो कि किसी ऐसी जगह पे काम करते हैं, जैसे कोई खनन उद्योग हो गया, धूल भरा क्षेत्र हो गया, तो वहाँ पर साँस लेते समय उनके शरीर में सिलिका भी उनके शरीर के अंदर जा सकता है। तो यहाँ पर जब वो सिलिका शरीर के अंदर जाएगा, साँस लेने में दिक्कत पैदा करेगा, तो क्या वो किडनी से संबंधित है? नहीं। यकृत से संबंधित? नहीं। अव्यवस्थित तंत्रिका? ये भी नहीं। ये जो ऑप्शन बी लिखा हुआ है, फेफड़े से संबंधित बीमारी, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। सिलिकोसिस जो होता है, वो साँस के साथ में सिलिका के अंदर जाने से होता है। फेफड़े से संबंधित बीमारी है ये। ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। हमने इसके बारे में पहले भी चर्चा कर ली थी। अब बहुत ज़्यादा चर्चा ना करके हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण क्या है? अब देखिए ये आखिरकार है क्या? ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी किसकी वजह से होती है? यह प्रश्न पूछा गया है। देखिए, सबसे पहली चीज़ हमें देखना पड़ेगा कि आखिरकार ये है क्या? देखिए, जो लोग बहुत ज़्यादा तम्बाकू वाला गुटखा खाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में उनके शरीर के अंदर ये जो श्लेष्म झिल्ली पाई जाती है, जो ये सब म्यूकस का हिस्सा पाया जाएगा, वो उसमें खराबी होने लगती है, बहुत ज़्यादा कड़ा होने लगेगा, उसमें किसी ना किसी तरह की खराबी आने लगेगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उसको आगे चल के कैंसर होने की संभावना होगी। मतलब ये कैंसर के पहले की स्टेज को हम डिनोट कर सकते हैं। चांसेस हैं कि उस व्यक्ति को आगे चल के कैंसर हो जाए, ज़रूरी नहीं है कि होगा। लेकिन ऐसा माना जा सकता है, वो रिस्क ज़ोन में हो सकता है कि ऐसी कंडीशन में आगे चल के उसको कैंसर हो जाए। तो ये किससे हो रहा है? ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस आखिरकार हो किससे रहा है? तो यह लिखा हुआ है ऑप्शन बी, मतलब तंबाकू युक्त गुटखा के खाने से यह बीमारी हो रही है। तंबाकू युक्त गुटखा जो कोई भी व्यक्ति खाएगा, उसको ये बीमारी होगी। ठीक है? चलिए,
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, तम्बाकू युक्त तो गुटखा, साथ ही साथ में जो सुपारी खाते हैं उनको भी हो सकता है, और भी दूसरी तरह की जो चीजें होती हैं उनको खाने से भी ये सारी चीजें हो सकती हैं जो गुटखे से संबंधित होती है, तम्बाकू से संबंधित होती है। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, कलाए खंज अधिक मात्रा में खाने से होता है। अब ये कलाए खंज होता क्या है? कलाए खंज का मतलब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है लथायरिज्म, और ये लथायरिज्म आखिरकार है क्या? देखिए, लथायरिज्म एक खास तरह की दाल को खाने से होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है उस दाल का नाम, जिसको कहते हैं खेसारी दाल, या तो जिसको कहते हैं खेसरी दाल। देखिए, होता यह है कि इस जो दाल है, इसका नाम होता है लथायरस सटाइवा। इस दाल का नाम होता है लथायरस सटाइवा। जब कभी भी कोई व्यक्ति इस तरह की दाल को खाता है, तो उसको कुछ बीमारियां जो हैं वो हो सकती हैं। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकता है, लकवा लगने के चांसेस होते हैं। तो ये दाल का उपयोग जो है नहीं किया जाना चाहिए। जहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है, या फिर जहाँ पर मतलब कहना चाहिए कि लोग महँगी दाल को खाने के लिए अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो वहाँ पर ये दाल का उपयोग किया जाता था पहले के समय पे। लकवा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते थे। इस दाल को नहीं खाना चाहिए। साथ ही साथ में यदि देखा जाए, तो बहुत सारे लोग मिलावट करने के लिए भी अच्छी दाल में इस दाल का उपयोग कर देते हैं। ये खेसरी दाल का उपयोग कर देते हैं। उसकी वजह से भी ये कयाल खंज या तो लथायरिज्म नाम की बीमारी हो सकती है। सरसों के तेल से इससे संबंधित दूसरी चीज होती है जिसको ड्रॉपसी रोग कहते हैं। अभी उसके बारे में हम पढ़ेंगे, आगे उससे संबंधित प्रश्न भी आएगा। ये इसके बिल्कुल सही आंसर नहीं है। परिमार्जित चावल, खुम्बी, या तो जिसे हम मशरूम कहेंगे, ये भी इसके बिल्कुल सही आंसर नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही आंसर है, और बहुत बार एग्जाम वगैरह में पूछा गया प्रश्न है ये। आगे बढ़ रहे हैं हम, अगला प्रश्न लिखा हुआ है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है। बिल्कुल है, ब्लड कैंसर है ये, जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। किसकी बढ़ोतरी होती है उसके बारे में यहां पर पूछा गया है। यहां पर लिखा हुआ है अस्थि कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी, मतलब ये इसका आंसर जो है नहीं है। प्लेटलेट की संख्या में बढ़ोतरी, ये भी आंसर नहीं है। लाल रुधिर कोशिकाओं की संख्या में, ये भी आंसर नहीं है। ये जो लिखा हुआ है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। जब कभी भी बॉडी में WBC की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, तो ये जो है रक्त कैंसर को डिनोट कर सकता है। और रक्त कैंसर जब भी होता है, मतलब जिसे हम ल्यूकेमिया कहते हैं, ब्लड कैंसर कहते हैं, उसमें WBC की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जितनी होनी चाहिए उससे भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। चलिए, तो ऑप्शन डी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ रहे हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा, एम्फायसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है। इससे प्रभावित मानव अंग कौन सा है? एम्फायसीमा से क्या प्रभावित होगा, इसके बारे में हमें बताना है। एम्फायसीमा से क्या प्रभावित हो सकता है? देखिए, क्या लीवर प्रभावित होगा? नहीं। किडनी? नहीं। ब्रेन? नहीं। है ना? ये जो ऑप्शन बी लिखा हुआ है, जिसे हम कहते हैं फेफड़ा, ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। दरअसल क्या होता है कि हमारे लंग्स में एक खास तरह के छोटे छोटे अंगूर जैसे, बिल्कुल छोटे छोटे बबल जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं एल्विलाई। और वो एल्विलाई यदि क्षतिग्रस्त हो जाए, किसी भी तरीके से उनमें डैमेज आ जाए, तो उसकी वजह से व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। सांस लेने में, ब्रीदिंग में उसको परेशानी होगी, और उसे कहते हैं एम्फायसीमा। तो हमारे लंग्स में पाए जाने वाले एल्विलाई के खराब हो जाने पर एम्फायसीमा की बीमारी होती है। बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, फेफड़ों से संबंधित है, क्योंकि फेफड़े में ही वो एल्विलाई पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर अगला प्रश्न दिया हुआ है, अप रूपांतरण, मतलब जिसे हम कहते हैं मेटास्टेसिस, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा, अब जिसके द्वारा क्या हो सकता है उसके बारे में यहां पर पूछा गया है। और ऑप्शन ए दिया हुआ है कि औषधियों के प्रभाव में कोशिकाओं का द्रुत विभाजन होता है। ऑप्शन बी दिया हुआ है, रक्त या लसिका तंत्र में से कैंसर कोशिकाएं दूसरे स्थानों या अंगों तक फैलती हैं। देखिए, ये बिल्कुल इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये बिल्कुल इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। देखिए, क्या होता है कि यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई कैंसर हुआ है, कोई ट्यूमर हुआ है,
तो यदि वहां पर उसकी जो कोशिकाएं हैं वहां से आगे बढ़ के ब्लड के माध्यम से, रक्त के माध्यम से, या तो लसिका तंत्र के माध्यम से शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलने लगे और वहां पर भी ट्यूमर को डेवलप करने लगे, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं अपरूपांतरण या तो मीटास्टेसिस इसको कहा जाता है। ये बिल्कुल जो है सही है। और इससे ही कैंसर की घातकता का भी पता चलता है कि कैंसर आखिरकार कितना घातक है। यदि कैंसर में ये लक्षण पाया जा रहा है तो कैंसर बहुत ज्यादा घातक कहलाएगा, और यदि कैंसर में ये लक्षण नहीं पाया जा रहा है तो घातक तो है लेकिन फिर भी वो कंपैरेटिवली उतना घातक नहीं है जितना ये है। मतलब हो सकता है कि उसे ठीक किया जा सके, उससे ट्रीटमेंट करके वापस से उसको दबाया जा सके, उसको उससे सही किया जा सके। तो ये जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही है। रक्त या लसिका तंत्र की वजह से, लसिका तंत्र से कैंसर कोशिकाएं दूसरे स्थानों या अंगों तक फैलती हैं। वो कैंसर कोशिकाएं टूटेंगी अपने ओरिजिनल जगह से, जहां कैंसर हुआ था वहां से टूटेंगी, रक्त की मदद से, लसिका कोशिकाओं की मदद से दूसरी जगह पर जाएंगी और दूसरी जगह पर भी कैंसर को जनरेट करने का काम करेंगी। ये ऑप्शन बी में लिखा है, सही आंसर यही है। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहां पर लिखा हुआ है कि ओंकोजीन संबंधित है। ओंकोजीन किससे संबंधित है ये हमें बताना है। देखिए, मैं आपको एक एक तरीका बता देता हूं जो सामान्य तौर पर हर बार लगभग लगभग सही होता है। यहाँ पे ये जो ओंको वर्ड यूज किया गया है, कभी भी ये लिखा हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि ज्यादातर समय पर इसका संबंध जो है वो कैंसर से ही है। ओंको शब्द जो होता है वो कैंसर से संबंधित होता है, इतना हमें पता होना चाहिए। तो यदि ये ओंकोजीन के बारे में नहीं भी पता है तो सामने के शब्द से हम पता कर सकते हैं कि आखिरकार ये है क्या। ये संबंधित है कर्क रोग से, या फिर जिसे कहा जाए कैंसर। अब आखिरकार कैंसर कहते किसको है ये हमें पता होना चाहिए कि कैंसर जो होता है वो आखिरकार होता क्या है। देखिए, जब अनियंत्रित तरीके से बहुत ही ज्यादा बड़ी मात्रा में कोशिकाओं की वृद्धि होती है, जब अनियंत्रित तरीके से, जब अनियंत्रित कोशिकाओं की वृद्धि होती है, अनियंत्रित ऊतकों की, कोशिकाओं की जब वृद्धि होगी तो उस वृद्धि की स्थिति को ही कहा जाएगा कैंसर। कैंसर किसको कहेंगे? जब अनियंत्रित तरीके से कोशिकाओं की वृद्धि होगी। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि एक ये जो कोशिकाओं की वृद्धि को कंट्रोल करने के लिए पाया जाता है प्रोटो ऑन्कोजीन। ये याद रखिए, कोशिकाओं की वृद्धि ठीक तरीके से हो और किसी गड़बड़ी के साथ में ना हो, इसलिए पाया जाएगा प्रोटो ऑन्कोजीन। क्या पाया जाएगा? प्रोटो ऑन्कोजीन पाया जाएगा। और जब ये प्रोटो ऑन्कोजीन का म्यूटेशन हो जाए, जब इस प्रोटो ऑन्कोजीन का म्यूटेशन हो जाए तो ऐसी स्थिति में बन जाता है ऑन्कोजीन। और ऑन्कोजीन क्या करता है? कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि को करवाता है। प्रोटो ऑन्कोजीन क्या कर रहा था कि अनियंत्रित वृद्धि को रोक रहा था कि भाई जितनी वृद्धि होनी चाहिए उतनी ही हो, जितनी जरूरत है कोशिकाओं की वृद्धि की केवल उतनी वृद्धि को कराने का काम प्रोटो ऑन्कोजीन करता है। लेकिन जब इस प्रोटो ऑन्कोजीन का म्यूटेशन हो जाए, जब इसका उत्परिवर्तन हो जाए, तो उसकी वजह से जो नई चीज बनती है उसे कहते हैं ऑन्कोजीन। और ये ऑन्कोजीन क्या करेगा? कोशिकाओं की वृद्धि, अनियंत्रित तरीके से कोशिकाओं की वृद्धि कराने का काम करेगा। और इसी अनियंत्रित वृद्धि को ही कैंसर कहा जाता है, या फिर जिसे हम कर्क रोग कहते हैं। इसे ही हम कहेंगे कैंसर, या तो इसे ही हम कहेंगे कर्क रोग। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न दिया हुआ है, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? देखिए, लंबे समय तक जब आप उपवास रखेंगे तो ऐसी कंडीशन में सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ेगा? यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक उपवास रखेगा तो उसके शरीर में एक खास पदार्थ बनता है जिसको कहा जाता है कीटोन बॉडीज। अब ये कीटोन बॉडीज क्या होते हैं? कीटोन बॉडीज की वजह से, देखिए, जब लंबे समय तक कोई व्यक्ति उपवास रखता है तो उसके शरीर में वसा जो है वो कन्वर्ट होने लगता है एनर्जी में, ग्लूकोज वगैरह में। तो वसा के कन्वर्ट होने पर कीटोन बॉडीज बनते हैं, और इसकी वजह से देखिए यहां पर, अब यहां पर किडनी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाता है। इन कीटोन बॉडीज को शरीर से बाहर निकालने का काम किडनी का है। अब जब ऐसी कंडीशन में आप उपवास रह रहे हो, आपके शरीर में ज्यादा मात्रा में कीटोन बॉडीज बन रही है,
तो किडनी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर आएगा और ज़्यादा वर्क प्रेशर आने की वजह से किडनी की बीमारी हो सकती है या किडनी को वो प्रभावित कर सकता है। ऑप्शन डी जो लिखा हुआ है ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। ज़्यादा समय उपवास रहने से क्या प्रभावित हो सकता है? किडनी प्रभावित हो सकती है। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा ऑन्कोजीन संबंधित है। देखिए ये प्रश्न जो है ये रिपीट हो गया है। ये प्रश्न रिपीट हुआ है। अभी हमने इसके बारे में चर्चा की है कि ऑन्कोजीन जो होता है वो कर्क रोग से संबंधित होता है। ऑप्शन बी सही था इसका। आगे बढ़ रहा है अगले प्रश्न की तरफ। ये लिखा हुआ है शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं? ये तो अभी हमने कई बार डिस्कस कर लिया। अभी हमने कई बार इसके बारे में चर्चा की है। ऑप्शन को यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो अपने आप ही बता देंगे कि इसका आंसर क्या है। क्या हो सकता है इसका आंसर? ये लिखा हुआ है स्वस्थ सेलों का बनना बंद होना जिससे क्रमशः मृत्यु होती है। ठीक है, स्वस्थ सेलों का बनना बंद होना ये बस कैंसर नहीं हो सकता है। अगला लिखा हुआ है कि जहरीले रसायनों का शरीर के किसी भाग में एकत्र होना और अंततः मृत्यु होना, ये भी बिल्कुल इसका सही जो है आंसर नहीं है। ये लिखा हुआ है सेलों का अनियंत्रित बहुगुणन होना। सेल मतलब क्या? कोशिका। तो कोशिका जब बहुत ज्यादा अनियंत्रित तरीके से बढ़ेगी और उससे स्वस्थ सेलों का दम घुटना और अंततः मृत्यु होना, ये क्या कहलाएगा? ऑप्शन सी, इसको हम कहते हैं कैंसर। इसे ही कहा जाएगा कैंसर। अभी हम इसके बारे में देख भी चुके हैं। मैंने सिंपल तरीके से आपको बताया था कि कोशिकाओं का क्या होना? कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होना, ये कहलाता है अपना कैंसर। तो ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ रहा है अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा शरीर के जोड़ों में गठिया रोग किसके जमाव से होता है? अच्छा प्रश्न है ये, कई बार एग्जाम वगैरह में पूछा गया है कि गठिया रोग जो होता है वो किसके जमाव की वजह से होता है। देखिए बहुत सिंपल सा इसका आंसर है। एक बार में हम सीधे आंसर की तरफ चल रहे हैं। ये जो ऑप्शन बी लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही आंसर है। यदि मान लीजिए ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाए तो इसको ऐसी कंडीशन में गठिया की बीमारी हो सकती है। वो यूरिक एसिड क्या होता है? क्रिस्टल के रूप में जोड़ों में जमा होने लगता है और जैसे ही वो जोड़ों में जमा होगा तो क्या होगा? जोड़ों में दर्द होगा, जोड़ों में सूजन की परेशानी आएगी। तो इसका आंसर यूरिक अम्ल है, बिल्कुल सही आंसर है। गठिया की बीमारी होगी यूरिक एसिड की वजह से। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किसके अपमिश्रण के कारण ड्रॉप्सी रोग होता है? अच्छा प्रश्न है ये। अभी मैंने आपको बताया था कि इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये ड्रॉप्सी रोग क्या होता है। देखिए यदि मान लीजिए सरसों के तेल में किसी तरह की कोई मिलावट कर दी जाए, ये ऑप्शन बी सही लिखा है। ये ऑप्शन बी जो है ये इसका सही आंसर है। सरसों के तेल में एक खास तरह का बीज होता है जिसको कहते हैं आर्जीमोन के बीज। इसको कहते हैं आर्जीमोन के बीज। यदि इसका तेल मिला दिया जाए मिलावट करने के लिए, सरसों के तेल में यदि आर्जीमोन का तेल मिला दिया जाए तो ऐसी कंडीशन में बहुत से रोग हो सकते हैं और उसे कहा जाता है ड्रॉप्सी रोग। तो यदि कभी भी आपसे पूछा जाए ड्रॉप्सी रोग किससे होता है कि आर्जीमोन के तेल के सेवन से होता है, सरसों के तेल में आर्जीमोन का तेल यदि मिला दिया जाए तो ऐसी कंडीशन में ये आर्जीमोन का तेल बहुत ज्यादा हानिकारक होता है और ड्रॉप्सी रोग को पैदा कर सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है। अरहर की दाल, अरहर की दाल में भी एक चीज मिला दी जाती है। अरहर की दाल में क्या मिला दिया जाता है? केसरी की दाल मिला दी जाती है। क्या मिला दिया जाएगा? केसरी की दाल मिलावट करने से, और उससे वही लेथायरिज्म नाम का रोग होता है। अभी हमने इसके बारे में चर्चा की थी। तो दोनों के बारे में पता होना चाहिए। सरसों के तेल में आर्जीमोन, अरहर की दाल में केसरी दाल मिला दी जाती है मिलावट करने के उद्देश्य से। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा मानव वृक्क अश्मरी या पथरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये और सामान्य तौर पर हमें इसके बारे में सीधे तौर पर रटा हुआ प्रश्न होना चाहिए कि आखिरकार इसका आंसर क्या है। देखिए मैंने पहले भी इसके बारे में कई बार बताया है। पहले भी जब हम यहाँ पर, जहाँ तक मुझे याद है, जब हम उत्सर्जन तंत्र के प्रश्नों को कर रहे थे तब इसके बारे में भी चर्चा हुई है और भी कई इसी सीरीज में हमने कई बार इसको बताया, इसके बारे में हमने चर्चा की है
ये जो ऑप्शन बी लिखा हुआ है जिसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। लगभग यदि देखा जाए, अप्रॉक्सीमेट तौर पर देखा जाए, तो ह्यूमंस के शरीर के अंदर, मतलब जो किडनी के अंदर जो पथरी बनती है, वो किडनी स्टोन का लगभग 80% भाग जो है, आप ऐसा मान सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्सलेट से मिलकर के बना होता है। यूरिक एसिड, ये गलत आंसर है। कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी गलत है। कैल्शियम सल्फेट, ये भी गलत है। ये जो ऑप्शन बी लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्सलेट, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। किसकी वजह से होगा? तो किडनी में जो भी आपका क्या बोलते हैं पथरी बनेगी, वो इससे मिलकर के ही बनी होती है। रटा हुआ आंसर होना चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए, इस तरह से प्रश्नों की ये जो सीरीज है, ये आज समाप्त हो गई है। प्रश्नों की श्रृंखला का यहाँ पर अंत हुआ है। दोस्तों, इसी तरह के प्रश्नों को आप लगातार हमारे साथ हल करते रहिए। आशा करते हैं कि ये जो सीरीज है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगी। आपकी परीक्षा में ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगी। आपके बायो के जो डाउट्स वगैरह हैं, उनको सॉल्व करने में काफ़ी मददगार साबित होगी। इसी तरह के प्रश्नों को लगातार हमारे साथ हल करते रहने के लिए जुड़े रहें हमारे संभवी आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।